नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। साथियों, हम पेज नंबर 49 हम कर चुके थे और आज स्टार्ट करेंगे हम 50 से। पेज नंबर 49 हम कर चुके थे और आज स्टार्ट करेंगे हम 50 से। तो चलिए देखते हैं। अगर प्रैक्टिस की इस श्रृंखला में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ उपन्यास दिए गए हैं और हमें इनका सही क्रम बताना है। उपन्यास है झूठा सच, राग दरबारी, चंद्रकांता, गोदान। तो इनका जो सही क्रम है वो है बी। पहले है चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। अब इनका प्रकाशन वर्ष हम देख लेते हैं। जो चंद्रकांता है वो 1891 ईस्वी का उपन्यास है, देवकीनंदन खत्री का। गोदान है 1936 ईस्वी, प्रेमचंद। झूठा सच के दो पार्ट है, एक पार्ट है 1958 में और एक पार्ट है 1960 में। और यह जो उपन्यास है यह है यशपाल का। राग दरबारी 1968 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। राम की लड़ाई, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, विद्या सुंदर। तो हमें इनका सही क्रम बताना है। तो इनका जो सही क्रम है वो है डी। सबसे पहले है विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई। अब इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। विद्या सुंदर जो है वो 1868 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है और यह नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। आधे अधूरे 1969 ईस्वी, मोहन राकेश का नाटक है। राम की लड़ाई 1979 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। पूर्वाग्रह, कथादेश, मतवाला, हिंदुस्तान। तो हमें इनका सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वो है सी, मतवाला, हिंदुस्तान, पूर्वाग्रह, कथादेश। यहाँ पर पत्रिकाएं हैं, यहाँ पर प्रकाशन वर्ष है, यहाँ पर संपादक है और प्रकाशक और प्रकाश स्थल है। मतवाला 1923 ईस्वी, निराला की पत्रिका है और कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। हिंदुस्तानी 1931 ईस्वी, रामचंद्र टंडन की पत्रिका है, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। पूर्वग्रह 1974 ईस्वी, अशोक वाजपेयी इसके संपादक हैं और भोपाल से प्रकाशित होती थी। कथादेश 1997 ईस्वी, हरिनारायण इसके संपादक हैं और दिल्ली से प्रकाशित होती थी। अब देख लेते हैं प्रश्न 26 को। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो हमें सही अनुक्रम बताना है। तिरिच, शरणागत, तीसरी कसम, उसने कहा था। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वो है सी, उसने कहा था, शरणागत, तीसरी कसम, तिरिच। यहाँ पर नाटक है, प्रकाशन वर्ष दिया गया है और नाटककार है। उसने कहा था 1915, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाटक है। शरणागत 1950 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है। तीसरी कसम 1956 ईस्वी, फणीश्वर नाथ रेणु का नाटक है। तिरिच 1990 ईस्वी, उदय प्रकाश का नाटक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है। हमें यह क्रमानुसार लगाने हैं। तो निबंध है चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छाह है, रस आंखें टक। तो इसमें जो सही क्रम है वो पहला ही है। चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छाह है, रस आंखें टक। यहाँ पर निबंध है, प्रकाशन वर्ष है और निबंधकार है। चिंतामणि का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1939 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। अशोक के फूल 1948 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। चितवन की छाह है 1953 ईस्वी, विद्या निवास मिश्र का निबंध है। रस आंखें टक 1970 ईस्वी, कुबेरनाथ राय का निबंध है। अब देख लेते हैं प्रश्न 28 को। निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है। अस्तित्ववाद, संरचनावाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद। तो इसमें जो सही क्रम है वो है डी, संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं।
यहाँ पर वाद दिए गए हैं और यहाँ पर इनके प्रवर्तक दिए गए हैं। और संरचनावाद विको इसके प्रवर्तक हैं। यथार्थवाद वोल्जोक इसके प्रवर्तक हैं। अस्तित्ववाद सोरेन कारकेगार्ड इसके प्रवर्तक हैं। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड इसके प्रवर्तक हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। रेखाएं बोल उठी हैं, यहाँ पर रचनाएं हैं और यहाँ पर उनके लेखक हैं, तो हमें इनको सुमेलित कराना है। तो रेखाएं बोल उठी जो रचना है ये है देवेंद्र सत्यार्थी की। अतीत के चलचित्र जो हैं वो है महादेवी वर्मा। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। मील का पत्थर जो है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इस तरह से जो हमारा कूट ठीक होता है वो होता है डी। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। यहाँ पर रेखा चित्र है और यहाँ पर लेखक हैं। रेखाएं बोल उठी 1949 ईस्वी देवेंद्र सत्यार्थी इसके रचनाकार है। अतीत के चलचित्र 1941 महादेवी वर्मा। जिंदगी मुस्काई 1953 कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। मील का पत्थर 1957 रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर साहित्य इतिहास ग्रंथ है और यहाँ पर उनके लेखक हैं, तो हमें मिलान कराना है कि कौन सा किसका है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है वो है बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है गणपति चंद्र गुप्त का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो इस तरह से हमारा कूट ए ठीक होता है। इतिहास ग्रंथ है यहाँ पर और यहाँ पर लेखक हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास 1986 डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार हैं, तो हमें मिलाना है कि कौन सी पंक्ति किसकी है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, तो यह जो पंक्ति है यह है निराला की पंक्ति है। सांप तुम सभ्य हुए नहीं, यह जो पंक्ति है यह है अज्ञे की। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, ये वाली पंक्तियां बहुत चर्चित हैं, आपने सुनी भी होंगी। तो यह है धूमिल की। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, यह पंक्ति है दिनकर की। तो इस तरह हमारा जो कूट ठीक होता है वो होता है सी ठीक होता है। पंक्ति दी गई है और यहाँ पर कवि है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, निराला की पंक्ति है। सांप तुम सभ्य हुए नहीं, अज्ञे की पंक्ति है। एक आदमी रोटी बेलता है, धूमिल की पंक्ति है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, यह पंक्ति जो है दिनकर की है। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ हमें सुमेलित करना है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, तो यह जो पंक्ति है यह है घनानंद की पंक्ति है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी और यह जो पंक्ति है यह है भूषण की पंक्ति है। गुलगुली गिल में गलीचा है, गनी जन है, और यह जो पंक्ति है यह है पद्माकर की। आगे के कवि रीजी है, तू कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, और यह पंक्ति है भिखारी दास की।
कूट आगे दिए गए हैं तो देख लेते हैं। इसमें जो कूट ठीक होता है वो होता है डी। यहाँ पर पंक्तियां हैं, यहाँ पर कवि दिए गए हैं। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, घनानंद की पंक्ति है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, भूषण की पंक्ति है। गुलगुली गली में गलीचा है, गनी जन है, पद्माकर की पंक्ति है। आगे के कवि रीजी है तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमीरन को बहानो है। यह पंक्ति है भिखारीदास की। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। हमें बताना है कि कौन सी रचना की भाषा जो है वो कौन सी भाषा है। तो विजयपाल रासो की जो भाषा है वो है अपभ्रंश। चर्या गीत की जो भाषा है वो है संध्या भाषा है, क्योंकि यह सिद्धों की रचना है। तो वहां पर कौन सी भाषा प्रचलित थी? तो वहां पर जो भाषा प्रचलित थी वो थी संध्या भाषा। उनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता था। और पदावली की रचना है मैथिली। खुसरो की पहेलियां जो हैं वो हैं हिंदवी में। हिंदवी या खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप जो हमें देखने को मिलता है वो खुसरो की रचनाओं में ही देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो हमारा कूट ठीक होगा वो होगा सी। यहाँ पर रचना है, भाषा है और रचनाकार है। विजयपाल रासो की जो भाषा है वो है अपभ्रंश, रचनाकार है नल सिंह। चर्या गीत संध्या भाषा सरहपा, पदावली मैथिली विद्यापति, खुसरो की पहेलियां हिंदवी अमीर खुसरो। ध्यान रहे चर्या गीत सरहपा व चर्या पद शबरपा की रचना है। चर्या गीत जो रचना है वो सरहपा की भी है और शबरपा की भी है। चर्या पद शबरपा की रचना है और चर्या गीत है सरहपा की। इन संस्थाओं को उनके स्थानों से सुमेलित कराना है कि कौन सी संस्था कहां पर है। नागरी प्रचारणी सभा जो है वो काशी है। नागरी प्रचारणी सभा काशी वो तो साथ में आता ही है, काशी। साहित्य अकादमी दिल्ली। एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति मद्रास, नहीं वर्धा, इसका है वर्धा। और मद्रास में जो है वो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था। मद्रास में है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर संस्थाएं हैं, यहाँ पर स्थापना वर्ष है और स्थान है। नागरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी काशी। साहित्य अकादमी 1954 ईस्वी दिल्ली। एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी कलकत्ता। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 ईस्वी वर्धा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था 1918 मद्रास। प्रश्न है इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर नाटक दिए गए हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार है, तो हमें मिलाना है कि कौन सा नाटक किसका है। तो जो कोमल गांधार है वो है शंकर शेष का नाटक। मुक्ति का रहस्य है लक्ष्मी नारायण लाल का। कर्फ्यू है लक्ष्मी नारायण लाल का। मुक्ति का रहस्य है लक्ष्मी नारायण मिश्र है और कर्फ्यू है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक। और माधवी है भीष्म सहानी। तो इस तरह से हमारा कूट ए ठीक होता है। नाटक है, प्रकाशन वर्ष है और नाटककार है। कोमल गांधार 1982 ईस्वी शंकर शेष का नाटक है। मुक्ति का रहस्य 1932 ईस्वी लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। कर्फ्यू 1972 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। माधवी 1985 ईस्वी भीष्म सहानी का नाटक है।
प्रश्न है, इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर चरित्र दिए गए हैं और यहाँ पर नाटक है, तो कौन सा चरित्र कौन से नाटक में है हमें बताना है। तो सुंदरी जो पात्र है वो है लहरों के राजहंस में, कल्याणी है चंद्रगुप्त में, उर्वी है पहला राजा में, और कनक है शकुंतला की अंगूठी। तो इस तरह से कूट ए ठीक है। यहाँ पर पात्र है, नाटक है और नाटककार है। सुंदरी लहरों के राजहंस की पात्र है और मोहन राकेश का नाटक है। कल्याणी चंद्रगुप्त की पात्र है और जयशंकर प्रसाद का नाटक है। उर्वी पहला राजा की पात्र है और चंद्री जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। कनक शकुंतला की अंगूठी की पात्र है और सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। प्रश्न है, इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कविताएं हैं और यहाँ पर रचनाकार हैं। तो परिवर्तन जो कविता है वो है पंत की। यमुना के प्रति जो कविता है वो है निराला की कविता है। पेशोला की प्रतिध्वनि यह है प्रसाद की। सोन मछली है अज्ञे की। तो इस तरह से कूट सी ठीक है। यहाँ पर कविता है और यहाँ पर कवि है। परिवर्तन 1926 पंत की कविता है। यमुना के प्रति 1922 निराला की कविता है। पेशोला की प्रतिध्वनि प्रसाद की कविता है। सोन मछली अज्ञे की कविता है। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पत्रिका है और यहाँ पर संपादक हैं, तो हमें मिलाना है। जो पहल पत्रिका है वो ज्ञान रंजन की है। वसुधा जो है वो कमला प्रसाद की है। तद्भव है अखिलेश की। कथाक्रम है शैलेंद्र सागर। तो कोड बी ठीक है। पहल 1960 ईस्वी ज्ञान रंजन जयपुर। वसुधा 1953 ईस्वी कमला प्रसाद जबलपुर। तद्भव 1999 ईस्वी अखिलेश लखनऊ। कथाक्रम 2000 ईस्वी शैलेंद्र सागर लखनऊ। अगला जो प्रश्न है वो स्थापना वाला प्रश्न है, तो स्थापना पढ़ लेते हैं। मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है और तर्क है, क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है? इसमें दोनों ही सही है। मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। तो इसमें दोनों सही हैं। मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी स्थापना वाला है। स्थापना है उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्यता की शत्रु है क्योंकि इससे मानव की नैसर्गिकता समाप्त हो गई और उसका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया। तो इसमें जो है इसमें भी दोनों सही हैं। ए भी सही है और आर भी सही है। उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्यता की शत्रु है क्योंकि इससे मानव की नैसर्गिकता समाप्त हो गई है और उसका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया है। अतः ए और आर दोनों कथन सही हैं। यह प्रश्न भी स्थापना वाला है। स्थापना है संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है। यह धारणा आज तक चली आ रही है। और तर्क है क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं।
तो इसमें ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है। यह धारणा आज तक चली आ रही है। कविता का संबंध कल्पना से ही नहीं यथार्थ से भी है। अतः ए सही और आर गलत है। अगला प्रश्न है वो भी स्थापना ही वाला है। काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म है, क्योंकि गुण रस के उपकरण हैं। इसमें जो है ए सही है और आर भी सही है। ए भी सही है और आर भी सही है। काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म है, क्योंकि गुण रस के उपकरण है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए यह चरित काव्य का एक विशेष भेद है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह चरित काव्य का एक विशेष भेद नहीं है। अतः ए सही और आर गलत है। अगला प्रश्न है, जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं और उसमें लज्जा भाव बड़ा प्रबल होता है। इसी कारण से उसे परकीया नायिका की कोटि में गिना जाता है। तो इसमें जो ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। उसे परकीया की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। इसकी व्याख्या है, मुग्धा या नवोड़ा स्वकीय नायिका का एक भेद है, न कि परकीय नायिका का। वय की दृष्टि से स्वकीय नायिका के 3 भेद होते हैं। मुग्धा या नवोड़ा, जिसे अपने यौवन का बोध न हो अर्थात व्यय संधि से गुजरने वाली नायिका। मध्या, जिसको अपने यौवन का बोध तो हो लेकिन लज्जा के कारण संकोची शर्मीली बनी रहे। प्रौढ़ा, कामकला प्रवीण नायिका। परकीय नायिका के भेद हैं, ऊढ़ा विवाहित, अनूढ़ा अविवाहित। यहाँ पर स्थापना है, रूपक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व संधि है, क्योंकि कथांशों का संबंध एक और अर्थ प्रकृति से होता है तो दूसरी ओर कार्यावस्था से। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो इसमें दोनों ही सही हैं। नाटक के कथा विन्यास के 3 आधार माने गए हैं, कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति, संधि। अतः ए और आर दोनों सही हैं। अब आगे जो प्रश्न है वो इस अवतरण पर आधारित है। इसे पढ़कर हमें उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो ये थोड़े इजी होते हैं, हम इन्हें कर लेते हैं क्योंकि हमें जो उद्धरण दिया हुआ होता है हमें वो पढ़ना होता है। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये यहाँ पर हम कर चुके हैं, यानी हम 53 पेज नंबर कर चुके हैं और आगे हम शुरू करेंगे 54 से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।